आज का ये जो हमारा डेमो क्लास होने वाला है प्यारे बच्चों, तो इसमें आपको क्या करना है, जितने भी प्यारे विद्यार्थी हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो वे सबसे पहले क्या करें, प्ले स्टोर पर जाए और हमारा एप्लीकेशन अमृत एकेडमी उत्तराखंड को डाउनलोड करें। फिर मैंने आपसे कहा कि वहाँ पर आपके लिए ग्रुप सी के 3 कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। तो इनमें आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, अगर कोई भी बच्चे जो उत्तराखंड पढ़ना चाहते हैं, बस ओनली उत्तराखंड पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर एक नया कोर्स बना है बच्चों, जो उत्तराखंड 2.0 के नाम से चल रहा है, 2.0। एक जो हमारा कोर्स है उसमें बच्चों हिंदी का बना है। जितने बच्चे हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी 2.0 ये पहले हो चुकी, तो जो पहला कोर्स था बच्चों ये पूरा अपडेट कोर्स होगा। तो इसमें 2 कोर्सेज़ हुए और बच्चों ये जो हमारा तीसरा है, ये वाला कंप्लीट ग्रुप सी का जो कोर्स है हमारा, उत्तराखंड हिंदी सामान्य अध्ययन ये क्या हो गया? सामान्य अध्ययन। ये जो हमारा कोर्स हुआ बच्चों, ये भी बच्चों 2.0 ही है। कंप्लीट जो ग्रुप सी के बच्चे हमारा ये कोर्स लेना चाहते हैं, तो वो हमसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं। मेरा आपसे वादा है बच्चों, मैंने आपसे कहा है कि ये जो कोर्स आपको दिया जाएगा, आप देखना जब आप इसके बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे, तो आपके जो क्वेश्चन है ना, वो आपके झोंके तो मिल जाएँगे, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट आपको इसमें मिलेंगे, तो वो यूके ट्रिपल एससी का जो पैटर्न हाल ही में उसने बनाया हुआ है, उसी की तर्ज पे उनको तैयार किया गया है प्यारे बच्चों। तो आप इसे बहुत बेहतर तरीके से कर भी सकते हो और अपने कोर्स को तैयार करने के बाद उसे याद भी कर सकते हो बच्चों। ठीक है? आज जो हमारी क्लास होने वाली है बच्चों डेमो की, उसमें आज हम क्या करेंगे बच्चों, देखो जैसे राज्य में हमारा है क्या बच्चों, थारू जनजाति। थारू जनजाति। तो हुआ था क्या बच्चों, हुआ था क्या इसमें, जो 5 प्रकार के जनजातीय समुदाय हुआ करते थे, तो 1967 में उन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित कर दिया गया। और जो अनुसूचित जनजातियों ने घोषित किया गया, तो उसमें कौन है बच्चों, थारू भी है। जैसे अगर आपको बता दूं 1967 में कौन कौन सी थी बच्चों, जिन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया 67 में, तो एक तो हमारा थारू ही हो गया बच्चों, एक हमारा जौनसारी, और एक हमारा बच्चों बोक्सा, राजी। राजी और बोक्सा के पास तो आदिम जाति का भी है बच्चों। ठीक, कैसा है बच्चों, आदिम जाति का भी है। और भोटिया, और भोटिया। तो इन 5 जो ये जनजातीय समूह थे, इन्हें कैसा दर्जा दिया गया बच्चों, अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। कब दिया गया बच्चों, 1967 में दिया गया। और मैं बात करूंगा किसकी बच्चों, थारू जनजाति की। तो आप भी बच्चों हेडिंग क्या बना ले, थारू जनजाति बना ले। तो क्या हेडिंग बना लो बच्चों, थारू जनजाति को हेडिंग बना लो और इसमें लिखो करके, लिखो, लिखो, थारू जनजाति उत्तराखंड और कुमाऊं का, किसका बच्चों, उत्तराखंड और कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, जनजातीय समुदाय है। तो बच्चों उत्तराखंड और कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है कौन सा बच्चों, हमारा थारू। ठीक, तो ये जो हमारा थारू जनजाति है, ये जो सर्वाधिक निवास करता है बच्चों, कहाँ करता है, लिखो इसमें करके, लिखो, लिखो, थारू जनजाति सर्वाधिक निवास, सर्वाधिक निवास उधम सिंह नगर में करते हैं। उधम सिंह नगर में करते हैं। और उधम सिंह नगर में भी कहाँ बच्चों, जैसे हमारा उधम सिंह नगर है, तो यहाँ पे कुछ जगह उधम सिंह नगर के नानक मत्ता, नानक मत्ता, सितारगंज,
सितार, गंज, किच्छा, खटीमा, खटीमा के लगभग लगभग 141 गांवों में निवास करते हैं। निवास करते हैं। तो ये जो हमारे थारू जनजाति के लोग हैं, तो उत्तराखंड में बच्चों ये कहाँ रहते हैं? उधम सिंह नगर में। अगर उत्तराखंड के अलावा बात करें तो बच्चों उत्तर प्रदेश में भी निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ बच्चों? उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर बच्चों? तो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर, बहराइच, लिखो बच्चों आप करके, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, महाराजगंज, गोरखपुर आदि। ठीक, इसके अलावा अलग लाइन से फिर लिखो बच्चों, उसमें क्या दिया गया है? उसमें दिया गया है इसके भी अलावा रहते हैं बच्चों बिहार के चंपारण और दरभंगा। तो यहाँ भी कौन रहते हैं बच्चों? यही रहते हैं। ठीक, अब देखो विद्वानों ने क्या कहा है बच्चों। ठीक, विद्वानों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार, तो विद्वानों के अनुसार, तो जितने भी विद्वान थे उनके अलग अलग मत है बच्चों, सभी के अलग अलग मत है। और ठीक, अब देखो थारू, सभी के अलग अलग मत है बच्चों। जनजाति कौन सी है हमारी? थारू। ठीक, कैसे बच्चों? थारू। तो जो थारू का अर्थ होता है बच्चों, जो हमारा थारू का अर्थ होता है, क्या होता है बच्चों? ठहरे हुए, ठहरे हुए। क्या होता है बच्चों अर्थ? ठहरे हुए। किसका बच्चों? थारू का अर्थ क्या होता है? ठहरे हुए। अलग अलग विद्वानों का मत है बच्चों। अब देखो, जैसे आपको बता दूं बच्चों, थारू की उत्पत्ति, ये जो थारू की उत्पत्ति हुई बच्चों, किससे मानी जाती है? तरुआ से मानी जाती है। किससे मानी जाती है बच्चों? अर्थ तो क्या होता है? ठहरे हुए। और उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तरुआ से मानी जाती है, जिसका अर्थ भीगना होता है बच्चों। भीगना। क्या होता है अर्थ बच्चों? भीगना होता है। यहां तक क्लियर? अब देखो विद्वानों के मत कैसे है, तो जो मत है नंबर 1 है उसमें। ठीक, लिखो इसमें करके, लिखो। तो कुछ विद्वान क्या कहते हैं प्यारे बच्चों की, कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि जो थारू जनजातीय समुदाय था बच्चों, ये लोग थार मरुस्थल से आकर, थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे। थार मरुस्थल से आकर, थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे, जिस कारण इनका नाम थारू पड़ा। थारू पड़ा। क्या पड़ा बच्चों? नाम थारू पड़ा। ऐसा मत है विद्वानों के साथ। तो कहाँ से आकर बसे थे बच्चों? है थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे, जिस कारण इनका नाम क्या पड़ा? थारू। और बसे भी कहाँ बच्चों? तराई के क्षेत्र में, आगे बताऊंगा। दूसरा मत क्या है बच्चों इसमें? दूसरा, लिखो इसमें करके, लिखो। थारुओं के पूर्वज चित्तौड़गढ़ से, थारुओं के पूर्वज चित्तौड़गढ़ से लंका लड़ाई में लड़ने गए, लड़ने गए। और वहां पर थर थर कांपने लगे, और वहां पर थर थर कांपने लगे, जिस कारण थारू कहलाए, जिस कारण थारू कहलाए। कौन बच्चों? थारू जो है। तो कहाँ लड़ने गए? चित्तौड़गढ़ से लंका। और जब ये वहां पर थर थर कांपने लगे और थारू कहलाए, और वापस जब ये भागकर पहुंचे, तो कहाँ बसे बच्चों आकर? ये लिखो। थारू सर्वप्रथम, सर्व
प्रथम तराई में बसे। कहाँ बसे बच्चों? तराई में। ठीक। और विद्वानों ने क्या कहा बच्चों जब इसे? थारू के निवास स्थान को थारूआट, आबकारी में भी आया बच्चों ये वाला तो आबकारी में भी आया थारूआट। तो सर्वप्रथम तराई में बसे और विद्वानों ने इनके निवास स्थान को क्या कहा है? थारूआट कहा है। यानी कैसा बच्चों? गहरा और दलदला क्षेत्र। गहरा और दलदला क्षेत्र किनका बच्चों? थारू जनजाति का, थारूआट। अब देखो कुछ विद्वान क्या कहते हैं बच्चों, जो और भी विद्वान है हमारे, वो क्या कहते हैं बच्चों, जो और विद्वान है, विद्वानों का कहना है कि विद्वानों ने थारू को थड़ुआ कहा है। क्या कहा है बच्चों? थड़ुआ कहा है। क्या कहा है बच्चों? थड़ुआ कहा है। तो थारू को क्या कहा है बच्चों? थड़ुआ। लो लिखता हूं, थारू को थड़ुआ कहा है। कुछ विद्वानों ने क्या कहा? और इनके निवास स्थान को इनके निवास स्थान को थड़ुआट कहा है। थर्ड कहा है। तो यहां तक बात क्लियर बच्चों। अब हेडिंग कैसे बनाओगे आप? उत्पत्ति। उत्पत्ति। तो जो हमारी थारू जनजाति है बच्चों, लिखो, थारू को मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों ये वाला पॉइंट, किरात वंशीय माना जाता है। किरात वंशीय माना जाता है। तो कैसा माना जाता है बच्चों? किरात वंशीय माना जाता है। मैंने बताई थी बच्चों, थारू की उत्पत्ति तरुआ से हुई है। तरुआ से, जिसका अर्थ भीगना होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? भीगना होता है। यहां तक बात क्लियर। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है बच्चों। नंबर 1 करके लिखो आप इसमें। नंबर 1, नैसफील्ड। क्या लिखोगे बच्चों? नैसफील्ड लिखो। नैसफील्ड ने थारू शब्द की उत्पत्ति थारू शब्द की उत्पत्ति थार से मानी है। किससे मानी है बच्चों? थार से मानी है। जिसे जिसका अर्थ स्थानीय भाषा में जिसका अर्थ स्थानीय भाषा में क्या होता है बच्चों? जंगलवासी होता है। स्थानीय भाषा में जंगलवासी होता है। तो यानी कि जो हमारे राजपूत जनजाति के लोग थे, या जो राजपूत अपने आप को मानते थे थारू, तो ये थारू महिलाओं के साथ आकर बसे कहाँ? तराई में। और देख लो बच्चों, नेस्फील्ड ने कहाँ से मानी उनकी उत्पत्ति? थार मरुस्थल से मानी है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर बच्चों। दूसरा, तुरुक। तो ये जो हमारे विद्वान हुए, तो इन्होंने क्या कहा है बच्चों? इन्होंने जो थारू शब्द की उत्पत्ति मानी है बच्चों, किससे मानी है? दारू से मानी है। किससे मानी है बच्चों? दारू से मानी है। यह समुदाय यह समुदाय यानी कि थारू जनजातीय जनजातीय दारू का बहुत बड़ा आदि था। यानी कि जो थारू जनजातीय थी, या थारू जो समुदाय था, वो दारू का बच्चों बहुत बड़ा आदी था, या दारू पीने का शौकीन था। किसने कहा बच्चों? ऐसे क्रुक ने। तो किससे मानी उत्पत्ति बच्चों? दारू से मानी है। और देखा आपने बच्चों, आपको एक बात बताता हूँ कि जो थारू जनजाति है, वे चावल से निर्मित शराब को क्या कहते हैं बच्चों? चावल से निर्मित बनी शराब को बनी शराब को क्या कहते हैं बच्चों?
जाड़ कहते हैं। जाड़ किसकी उपजाति है बच्चों? अभी अधिशासी अधिकारी में भी आया प्रश्न। तो यहाँ तक बात क्लियर बच्चों? आप क्या अलग लाइन से लिखो बच्चों आप। तीसरा, नावेल्स। तो नावेल्स ने क्या कहा है बच्चों? लिखो, नावेल्स ने इन्हें गोंडा में तरुआ कहा है। तरुआ कहा है। क्या कहा है बच्चों? थरुआ कहा है। जिसका अर्थ पैदल चलना होता है। जिसका अर्थ पैदल चलना होता है। क्या होता है उसका अर्थ बच्चों? पैदल चलना होता है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि पहाड़ी भाषा में इन्हें पेडलर कहा गया है। पेडलर कहा गया है किसमें बच्चों? पहाड़ी भाषा में पेडलर कहा है। ठीक, अलग लाइन से लिखो, चौथा करके लिखो बच्चों। नोल्स। लिखो, नोल्स ने थारुओं में अपहरण प्रथा बताई है। किनमें अपहरण प्रथा का प्रचलन था बच्चों? किनमें? थारू जनजाति में। किन बच्चों? थारू जनजाति में। और कैसे उत्पत्ति बच्चों? किरात वंशीय माना है, और भाई कैसे? तरुआ। अब देखो ये थारू कहाँ बसे बच्चों? मैंने आपको बताया तराई में बसे। ठीक, कहाँ बसे बच्चों? तराई में बसे। अब ये जो तराई में बसे है बच्चों, कौन? हमारा थारू। तो तराई में जब ये बसे है तो बच्चों एक पुस्तक है जिसका नाम है गेजेटियर ऑफ हिमालयन डिट्रिक्टस 1882। ऐसे आपको पता नहीं है क्या क्या लग रहा होगा, क्या अजीब सा लिखा है मैंने, परंतु ऐसा है नहीं बच्चों। ये जो पुस्तक है आपको सबको पता है बच्चों। क्या है नाम? हिमालयन गजेटियर। हिमालयन गजेटियर। तो ये जो पुस्तक है तो एटकिंसन की है पुस्तक। किसकी बच्चों? एटकिंसन की। और एटकिंसन ने बच्चों तराई को कैसी संज्ञा दी है? तराई को मृत्यु भूमि की संज्ञा दी है। मृत्यु भूमि की संज्ञा दी है। तो कैसी संज्ञा दी है? मृत्यु भूमि की संज्ञा दी है। अब जो हमारा थारू जनजातीय समूह था बच्चों, तो ये जो हमारा थारू जनजातीय समूह था, आपने देखा होगा बच्चों तराई में ना जो है मलेरिया बहुत अधिक हुआ करता था। हेनरी रैमजे था, उसने तराई का विकास किया। तराई का विश्वकर्मा कहा जाता है। अंग्रेजों ने बहुत डेवलपमेंट किया। चंदों के समय भी था ऐसा। और तो यहाँ जो भी व्यक्ति रहा करते थे वो मलेरिया का शिकार हुए। तो मच्छरों के बीच अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब, या मच्छरों या मलेरिया से अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब थारुओं को थारुओं को मलेरिया प्रूफ मानव भी कहा जाता है। तो किस जनजाति को मलेरिया प्रूफ मानव कहा जाता है बच्चों? तो थारू को ही कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ तक बात क्लियर है आपके। जैसे आपको बताऊं कि जो ये राजपूत थे हमारे, तो जो इनके पुरुष है वह क्या करते बच्चों? महाराणा प्रताप का वंशज बताते हैं खुद को। और महिलाएं पद्मावती का वंशज बताती है, विशेषाधिकार प्राप्त है इन्हें। आपने देखा हो जो रतन सिंह हुआ करता जब अलाउद्दीन खिलजी के हाथों मारा गया, तो यहाँ के जो लोगों ने ना रतनपुर बसाया बच्चों। क्या बसाया? रतनपुर बसाया। फिर देखा होगा ना प्रताप सिंह ने प्रतापपुर बसाया, है ना बच्चों। वीर सिंह ने वीरो बसाया, पूरण सिंह ने पूरणपुर बसाया। उसी प्रकार जो हमारा थारू है, सिसोदिया वंश के होने पर इन्होंने सिसोना को बसाया था बच्चों। किसे पर बसाया था? सिसोना को बसाया था। तो यहाँ तक बात क्लियर बच्चों आपके? अलग लाइन से लिखो। सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था किन की बच्चों?
थारुओं की सामाजिक व्यवस्था। ये जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है बच्चों, किन्हीं की? थारुओं की। तो इसमें करके लिखो बच्चों, थारुओं में बताता हूँ आपको, ठीक? देखो, थारू जनजाति के लोग कई गोत्र गोत्र एवं घरानों में थे, घरानों में थे, जिन्हें स्थानीय भाषा में कुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? कुरी कहा जाता है। कैसे गोत्र थे बच्चों? तो इस प्रकार के गोत्र थे बच्चों, ठीक? तो इस प्रकार के गोत्र थे, जैसे बड़वायक, बट्टा, वृत्तियां, रावत, महतो, दहेत। तो ये क्या थे बच्चों? गोत्र घराने हुआ करते थे। किन में बच्चों? थारू जनजाति में। और ये जो पड़वाय के सबसे उच्च गोत्र था, सबसे उच्च गोत्र या घराना था। ठीक बच्चों, यहां तक बात क्लियर है आपके? अब देखो, इनमें जो कैसी व्यवस्था है बच्चों, लिखो परिवार बना रेडी। थारू का परिवार, परिवार। तो थारू परिवार में थारू जनजाति की, थारू जनजाति की 7 उपजाति है। कितनी उपजाति है बच्चों? 7 उपजाति है। नंबर 1, ऐसे करके बना देते चलो, या सीधा लिख देते बच्चों, याद होना चाहिए बस। नंबर 1 बुक्सा, राणा, खुनका, गिरनामा, ब्रैकेट में लिखो जुगिया। ऐसे क्वेश्चन बना रहा है बच्चों, जुगिया। जैसे मैंने थारो आर्ट लिखा था आबकारी में आया बच्चों, उसी प्रकार से 5वां डंगोरा, धगरा, पसिया। तो ये क्या आती बच्चों? उपजाति आदि। और जो हमारा थारू है परिवार बच्चों, कैसा परिवार था इनमें? कैसा परिवार था बच्चों थारू में? थारू में कैसा परिवार था बच्चों? मातृ सत्तात्मक परिवार था। मातृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक परिवार था। परंतु बच्चों पितृस्थानीय भी था, और विशेषाधिकार, विशेषाधिकार किन्हें थे बच्चों? सभी के सभी महिलाओं को थे, महिलाओं को थे। यानी कि रसोई में पुरुष भी नहीं जाया करते थे, महिला बाहर से अंदर से ही खाना रख दिया करती थी, खा लो। और जितने भी पुरुष है बच्चों, किसका वंशज मानते हैं खुद को? महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं, और महिला पद्मावती का। तो सभी विशेषाधिकार प्राप्त किन्हें बच्चों? महिलाओं को। तो महिला किसका वंशज थी? पद्मावती का। और पुरुष किसके बच्चों? महाराणा प्रताप के वंशज थे। तो यहां तक बात क्लियर बच्चों? अगला कैसे लिखना है इसमें, ठीक? लिखो, थारू परिवार को, थारू परिवार को स्थानीय भाषा में संघ कहा जाता है। कई किताबों में ऐसे भी दिया गया बच्चों, और ये आया कनिष्ठ सहायक में।
ठीक, किस में आया बच्चों? खनिज सहायक में आया। और ऐसा बताया जाता है कहीं कहीं परिवारों में, यानी कि जो थारू है हमारा, संख्या 100 से अधिक हुआ करती थी। किससे अधिक हुआ करती थी बच्चों? 100 से अधिक हुआ करती थी। तो यहाँ तक बात क्लियर बच्चों आपको? ठीक। अब जो इनका परिवार है, थारू परिवार, तो जो बच्चों थारू परिवार है इनका, तो थारू परिवार में क्या दिया गया है बच्चों? इनमें ऐसा नहीं है कि घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति या बूढ़ा व्यक्ति घर का मुखिया होगा जो संपत्ति की देखभाल करेगा, बिल्कुल नहीं है। इनमें परिवार को सही ढंग से चलाने के लिए एक योग्यतम पुरुष होता था जिसे परिवार का मुखिया कहा जाता था। और ये जो योग्यतम पुरुष हुआ करता था परिवार का मुखिया, इसे गंधूर कहा जाता था। गंधूर। तो थारू जनजाति में जो परिवार का मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? गंधूर कहा जाता था। ये कौन है? परिवार का मुखिया। ठीक, जैसे आपको बताऊं बच्चों, गंधूर है, गंधूर है। ये कौन हुई बच्चों? महिला। महिला है। तो ये जो महिला हुई बच्चों, तो ये महिला शक्ति का प्रबंधन करती थी। और कुछ इसके द्वारा नियुक्त की गई, जैसे बच्चों बंसाहेरी। बंसाहेरी वह थी जो बच्चों जिसकी नियुक्ति 3 माह के लिए होती थी। और किसमें? रसोई घर में खाना बनाने। तो कोई पुरुष रसोई घर के भीतर नहीं जाता था, बाहर से ही खाना परोस दिया जाता था, क्योंकि सभी अधिकार किन्हें हैं बच्चों? महिलाओं को है। उसी प्रकार इसने बजगुड़िया तैनात की जिसका काम घर से लेकर खेतों तक सभी जगह तक किसके काम हुआ करते थे बच्चों? इसी के हुआ करते थे, बजगुड़िया की। तो ऐसी नियुक्ति की किसने? ठीक। और इसके बाद जो पद्धति हमें देखने को मिलती है थारू जनजाति में बच्चों, वो कैसी है? विवाह प्रथा है। इस बार अधिशासी अधिकारी में भी आया बच्चों, विवाह प्रथा है। विवाह प्रथा है। तो ये जो हमारी विवाह प्रथा है, ऐसे बताए जाते हैं बच्चों, थारू जनजाति में विवाह की कितनी रस्म थी बच्चों? 13 रस्म थे। और कितने चरण थे बच्चों? 4 चरण हुआ करते थे। तो कितने चरण होते थे बच्चों? 4 चरण हुआ करते थे। और कितनी रस्म थी बच्चों? 13। नंबर 1 बच्चों, अपना पराया। अपना पराया। नंबर 2, बात कट्टी। नंबर 3, विवाह। नंबर 4, चाला। अब इसमें पक्की पौड़ी है, तो पक्की पौड़ी तो आंसर था बच्चों। अधिशासी अधिकारी में तो विवाह के यही 4 चरण हुआ करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बच्चों। ठीक, अगली क्लास में बात करेंगे इस पे। ठीक है, तो बच्चों आप मेहनत करो, खूब तैयारी करो, जी जान लगा दो। जो बच्चे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं वह प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अमृत एकेडमी उत्तराखंड। ये एक बेहतर कोर्स है बच्चों। ठीक है, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो का साझा करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो बच्चों। ठीक है, फिर मिलते हैं एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।